से लेकर महाराष्ट्र तक आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले, आक्रांताओं के नाम से जयकारे लगाने वाले, आक्रांताओं की याद में मेला लगाने वाले, मुगलों की पैरोकारी कर दंगा भड़काने वालों की अब खैर नहीं। क्योंकि एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लकीर खींच दी है, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने भी बता दिया है कि आक्रांताओं के नाम पर दंगे करने वालों को कब्र से भी खोद कर निकालेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में बड़ी बात कही और कहा कि जो भी भारत को लूटने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा देशद्रोही कहलाएगा। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग के बाद यूपी में महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले नेजा मेले को रोकने और गाजी की बनी कब्र और मजार को उखाड़ फेंकने की मांग तेज होती जा रही है। संभल में प्रशासन ने नेजा मेले पर रोक लगाई, तो उसके बाद भदोही, बहराइच, जौनपुर समेत यूपी के कई शहरों में इन आक्रांताओं के नाम पर लगने वाले मेले को रोकने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सालार मसूद गाजी की याद में किए जाने वाले आयोजनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच मेरठ में भी अबू मोहम्मद खान का मकबरा हटाने की मांग की गई है और मकबरा तोड़ने वाले को 50 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। योगी सरकार का साफ कहना है आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह के बराबर है, तो समाजवादी पार्टी को आक्रांताओं से इतना मोह हो गया कि कभी नेजा मेले की तुलना महाकुंभ से कर रहे, तो अब परशुराम की तुलना आक्रांताओं से करने की कोशिश हो रही। आक्रांता है जिन्होंने देश पर आक्रमण करके हमारी संविधा को, हमारी सनातन परंपराओं को, हमारे जनमानस के लिए जो पीड़ादायी काम किए, जिनसे आम लोगों का भावना जिनके लिए अच्छी नहीं है, जो राष्ट्र के लिए आक्रांता ही कहे जाएंगे हमेशा, ऐसे लोगों के लिए यदि किसी की कोई सहानुभूति है तो मैं कहता हूं वो राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। भाई, पुलिस प्रशासन का ये काम तो नहीं है कि वो इतिहासकार बने। आजकल उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है वो इतिहासकार बन रही है। तो जो इतिहास की बात है, वो इतिहास में जब आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आज तो ये एक जाति के वर्चस्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है। भगवान परशुराम जी के बारे में आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं किताबों में कि उन्होंने सृष्टि से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। अकॉर्डिंग टू मान्यता तो क्षत्रिय तो बचे ही नहीं थे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने विनाश किया, सारे क्षत्रियों को कत्ल कर डाला था, तो आज के जो क्षत्रिय हैं, क्या ये मैं मानूं कि 2017 से 24 में जो फेक इनकाउंटर ब्राह्मणों के हो रहे हैं उसी का बदला लिया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही क्यों कह रहे हैं, उसके लिए अगर इतिहास को छोड़ भी दीजिए तो नागपुर की घटना को देख लीजिए। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के बाद दंगा हुआ, हर किसी ने देखा। अब उस दंगे के बारे में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। नागपुर में दंगाइयों ने पहले औरंगजेब के जयकारे लगाए, कश्मीर पैटर्न की तरह दंगे की साजिश को अंजाम दिया। दंगाइयों के तार बांग्लादेश से जुड़ते नजर आ रहे। बांग्लादेशी यूजर ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया। दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान समेत भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर देशद्रोह का केस लगाया गया। इससे पहले ये बयान भी दिया गया था कि वक्फ बोर्ड वाला जो वक्फ अधिनियम वाला जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल शाहीन बाग की तरह किया जाएगा। और शाहीन बाग में जब प्रदर्शन हो रहा था तो याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के एक संगठन ने पाकिस्तान से ये बयान दिया था कि शाहीन बाग को हमने डिजाइन किया है। तो ऐसे
शाहीन बाग की मिसाल देकर और उसके बाद जंतर मंतर में प्रदर्शन करके और उसके बाद नागपुर में दंगा, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे बयानों के ऊपर रोक भी लगनी चाहिए और कार्रवाई भी हो। इतना ही नहीं, सियासत चमकाने के लिए कुरान की आयतें जलाने की अफवाह फैलाई गई, जिससे मुसलमानों को एकजुट कर दंगे को अंजाम दिया जा सके। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। औरंगजेब और आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले लाख कोशिश कर ले, लेकिन महाराष्ट्र की देवा भाऊ सरकार ने साफ कर दिया है कि वो दंगाइयों को कब्र से भी खोद कर निकालेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही ती घडलेली आहे। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। यूपी में नेजा मेले की रोक के विरोध में आक्रांता प्रेमी गैंग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन अब नए भारत में चलने वाला नहीं है। तो सवाल है कि क्या आक्रांताओं के लिए छाती पीटने वालों का यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक संपूर्ण इलाज होगा? सबसे बड़ा सवाल है, विदेशी ताकतों से मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचना देशद्रोह नहीं तो फिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है, नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रियंका भारती जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ बस सबसे थोड़ी देर में होंगी, मेहरदीन रंगरेज है एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक भाई आपसे शुरू करता हूं। पहला सवाल है, आप तो कह रहे थे सालार गाजी मेले पर आपकी पार्टी के नेता कि भाई कुंभ की तारीफ हो सकती है तो किसी और मेले की तारीफ क्यों नहीं? यानी सालार गाजी के मेले की तारीफ होनी चाहिए। यहां तो भाई ये है कि जो आक्रांता की बात करेगा, आक्रांता की तारीफ करेगा, उसे देशद्रोही का तमगा दे देना ठीक है। देखिए ऐसा है कि अगर सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बात करेंगे तो उनकी दरगाह पर हजारों हजार हिंदू आते हैं, आपको पता है ये बात। और आप जो ये कर रहे हैं यहां पर बैठकर, इससे ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये लोगों की आस्था की बात है। और आप उनकी आस्था पर ठेस पहुंचा रहे हैं जो लोग बहराइच और आसपास के जगह पर रहते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस तरीके की बातें, ठीक है और लोग होंगे, मगर जितनी आस्था सैयद सलार मसूद गाजी के लिए लोग रखते हैं। और एक बात, अगर 100 लोग आते हैं उसमें 70 लोग हिंदू होते हैं, पहले उन हिंदुओं को आना रुकवाइए, कहिए कि उनको आने से मना करें। मैं उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, प्लीज मुझसे इस बारे में एकदम भी बहस ना। दूसरी बात, सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मौत हो गई थी यहीं बहराइच में ही, तो उन्होंने किसी को मारा नहीं था, वो खुद मर गए थे, तो उनको किस बात के लिए हीरो बनाया गया, ये भी सोचने की बात है। जैसे ठीक है औरंगजेब ने लोगों को मारा, वो तो यहां खुद ही मर गए थे, उनको सुहेल देव ने मार दिया था, हो गया। तो किस बात का उनके लिए महिमा मंडन हो गया आपका गाजी प्रेम? नहीं गाजी हो गया आपका प्रेम गाजी नहीं प्रेम? है, ये सिर्फ मेरा प्रेम नहीं है, ये नहीं आपका हजारों प्रेमी लोगों का है। महमूद गजनवी का भांजा आपका प्रेमी हो गया, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जो गया वो आपका प्रेमी हो गया। हाँ, ठीक है, बहराइच के सूर्य मंदिर को तोड़कर जिसने मस्जिद बनाई वो आपका प्रेमी हो गया। जो महाराजा सुहेल देव की सेना से परास्त हो गया वो आपका प्रेमी हो गया। तो भाई ये प्रेम मेरे सामने मत दिखाया करिए। नहीं प्रेम तो और किसी भी आक्रांता हो तो देखिए, मैं कह रहा हूं किसी भी आक्रांता, और वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, मेरे सामने उसका गुणगान मत किया करिए। तारिक खान मुझे बहुत बुरा लगता है, तो आपको भले अच्छा लग सकता है, आपकी आस्था हो सकती है, देखो यार, और मुझे नहीं पता किन किन लोगों की आस्था होती है और किन किन मजबूरियों में आस्था होती है। पांडे जी एक बात समझ लो, मैं 100 बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, हम्बली धमकी मत दिया करो। नहीं धमकी कहां दी मैंने भाई? नहीं मत किया, धमकी कहां दी? मैंने अपनी सोच बताई कि मेरे सामने भाई आक्रांता का महिमा मंडन मत करिए। नहीं मैं करूंगा, और वो आक्रांता चाहे कोई भी हो,
किसी भी समुदाय किसी भी धर्म का हो, तो मेरे सामने उसका महिमा मंडन मत किया करिए। ये आपको धमकी लग रही है तो धमकी सही तारीख खान। ठीक है, तो मेरी भी धमकी सुन लीजिए आप, कि अगर आपको ऐतराज हो तो आप भाड़ में जाइए, मैं करूंगा। ठीक, आपको जो करना हो कर लीजिए, ये आपका स्टैंड है और आपके सामने मैं करता रहा हूं, मैं करता रहा हूं, मैं करने की बात कहां कर रहा हूं? आपको अधिकार मैंने आपसे नहीं इतनी बौखलाहट क्यों हो गई तारिक भाई? आप ये विरोध, मैंने सिंपल सी एक बात पूछी कि एक स्टेटमेंट आया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कि भाई जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा वो देशद्रोह की नींव पुख्ता करने का काम करता है। इतनी सी सवाल पूछी, आपने गाजी प्रेम का बखान कर दिया। आप जैसे पता नहीं सालार मसूद गाजी ने पता नहीं क्या कितना आप लोगों का वोट बैंक बढ़ा दिया, और कितनी आप आलोचना कर देंगे दो शब्द उसकी, तो आपका पता नहीं कौन सा वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। मेरा चैलेंज है आप जैसे बीजेपी के पत्रकारों को और पूरे भाई तारिक खान, ये बहुत पुराना स्टैंड हो गया है भाई, बहुत पुरानी स्टाइल हो गई है, कुछ नया लेकर आइए। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बाहर में जाइए, पता नहीं कैसे इन सब शब्दों का इस्तेमाल करिए, मुझे उन शब्दों पर नहीं आना है। मुझे मजबूर मत करिए। नहीं, क्या मजबूर मत करिए। एक सिंपल सी बात, सालार मसूद गाजी का आपको इतनी चुभ जा रही है भाई, औरंगजेब की बात इतनी चुभ जा रही है, अबू मोहम्मद खान को लेकर मेरठ में उसकी कब्र को हटा दिया जाए मांग कर रहे हैं लोग। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भाई क्यों आक्रांता? आप बात करिए ना, इस देश में नायक कम है क्या? आप अपना हर समुदाय में, हर जाति में नायक आपको मिलेंगे, करिए ना उनका महिमा मंडन, जातियों से ऊपर उठकर, समुदाय से ऊपर उठकर। कम है क्या नायक? अभी प्रियंका जी मैं गिनवाऊंगा, मैं पूछूंगा आपको, गिनवा देंगी, हर समुदाय में नायक गिनवा देंगी, तो अपने राज्य के नायक कम है क्या? मुझे 10 सेकंड भी आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अपना हिंदू 10 सेकंड क्या, आपको 2 मिनट अनइंटरप्टेड दिया, उसके बाद सवाल पूछा। 2 मिनट नहीं, 50 सेकंड दिया। अब चुप जाइए, 20 सेकंड के लिए चुप जाइए। चलिए, मुंह में मीटर लगा होता आपके तो एरर बताता, इतना बोल चुके, चुप जाइए थोड़ी देर। अब सुन लीजिए मेरी बात प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं आपको और भारतीय जनता पार्टी चिंटू को, आप भी चिंटू ही हो, कि दम है तो मेले को रोक के दिखवाओ। चैलेंज है मेरा। अरे तो मेला हुआ कहां? आप कहां दम देने पर चले आए? तारिक खान कहां दम देने पर चले आए? संभल में रुक गया है मेला, नहीं मिली है मेले को इजाजत, जाइए ना संभल में। यहाँ पर धमकी और चैलेंज क्यों दे रहे हैं? ग्राउंड पर उतरिए ना भाई, टीवी पर बैठकर बोलने से नहीं कुछ होता है। आरपी सिंह नहीं, ये तमगा कोई किसी की पार्टी को कुछ कहे, ये सब नहीं है। सारी पार्टियां इस देश में ये इस तरीके की भाषा नहीं है। तारिक खान रुकिए, आरपी सिंह नहीं, रुक जाइए। आरपी सिंह, सिर्फ एक बात थी कि आक्रांता प्रेम क्यों, इनकी देखिए अंदर की बेचैनी। अच्छा, आरपी सिंह नहीं है, अवधेश जी, ये आक्रांता प्रेम पर तारिक खान कितनी बौखलाहट क्यों? नहीं, देखिए, ये बता रहा है कि जब मोहम्मद गोरी आया था तो उसको ये जान के आश्चर्य हुआ कि सीमा पर हमको स्वागत करने वाले लोग भी हैं। पहले उसको आइडिया नहीं था कि मैं आऊंगा या कुतुबुद्दीन ऐबक को तो लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमारा यहाँ स्वागत करेंगे। और ये जो गाजी था, जब इसने वहां गजनवी के सुल्तान से मांगा कि मैं तो मामा के साथ गया था, हमको जाने दीजिए वहां, और मैं इस्लाम का वहां कैसे करूंगा और कैसे संपत्ति लूटूंगा, तो वहां से वो आया है, तो उसको भी स्वागत करने वाले लोग मिल गए थे। तो वो दौर जो तारिक खान की आवाज है वो वही चीज बता रहा है। कल होकर के इसमें नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का कोई मेला लगा के उसका महिमा मंडन करने तो हमको दिक्कत नहीं होगी। मतलब किसकी बात करें? जिस आदमी को आज अफगानिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, उसके बारे में ये भारत में बात कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू तो वहां जाते ही थे, हिंदुओं को पूछ पते नहीं था कि किसके बारे में जा रहे हैं, सूफी संत है। उस समय जो अवध के ब्रिटिश रेजिमेंट का प्रमुख था विलियम हेनरी स्लीमन, उसने लिखा भी है, उसने लिखा कि मुझे बड़ा अजीब है कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी यहां आकर के उसके जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं। और देखिए, उसने वर्ड प्रयोग किया है, वर्ड प्रयोग किया है कि मतलब सैन्य गुंडा, उसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी उसका यही है कि एक सैन्य गुंडे के पक्ष में प्रार्थना करते हैं, जिसकी एकमात्र दर्ज योग्यता यह है कि उसने अपने क्षेत्र पर अनियंत्रित और अकारण आक्रमण से, माने अनकंट्रोल्ड, बिना कारण आक्रमण से बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ल किया और हिंदू संस्थानों को नष्ट किया। उसका एकमात्र क्वालिफिकेशन इतना ही उसने बताया है उस समय, और लगा कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये आज जो बता रहे हैं, जिस ढंग से औरंगजेब नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं, इस देश में सुनो, जनरल डायर का नहीं सुनो, उन्हें पता नहीं सालार मसूद गाजी के बारे में कितना वो पढ़कर जाते होंगे, वो तो ठीक है, दरगाह है, मजार है, चले जा रहे हैं। सालार मसूद गाजी का लंबा चौड़ा पोस्टर वहां लिखवा दीजिए, उसके कुकर्मों का बखान करवा दीजिए। उसके बाद मैं देखता हूं कि कितने लोग वहां पर जाते हैं। ना भीड़ कम गई तो तारिक खान बात करिएगा आगे। चलिए, प्रियंका भारती जी, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया, कल इस पर चर्चा भी हुई
कि भाई औरंगजेब की कब्र खोदना देश की कब्र खोदने जैसा। क्यों भाई? और फिर ऐसे लोगों को देशद्रोही कहे जाने की शुरुआत तो हो गई है, क्योंकि यूपी से यह बात उठी है और यह गलत नहीं है। नागपुर में जो हिंसा हुई उसका कनेक्शन बांग्लादेश में बैठकर आदमी वीडियो पोस्ट कर रहा है, भड़काऊ बातें कर रहा है, अफवाह फैला रहा है जिसमें सच्चाई नहीं है। आप जो सवाल किए हैं राकेश जी, उस सवाल से पहले एक वाजिब सवाल है। वो सवाल है नित्यानंद राय जी जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके भांजे की हत्या का। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं के भीतर है गृह विभाग, और यहाँ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, और हत्या हो गई उनके भांजे की। आपस में उनके दो भांजों ने ठोका ठाकी की, एक मर गया। हत्या कौन करवाया? औरंगजेब करवा रहा था हत्या। अभी नीतीश जी के गृह जिला है नालंदा, वहां पर एक महिला के पैर में 9 कीलें ठोक दी गई। औरंगजेब कील ठोक रहा था। मुजफ्फरपुर से लेकर मुंगेर तक, मुंगेर से लेकर अररिया तक, अररिया से लेकर किशनगंज तक, किशनगंज से लेकर बेगूसराय तक पुलिस की हत्या हो रही है। दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। औरंगजेब का भूत दौड़ा रहा है। कहां कौन औरंगजेब क्या कर रहा है? देश की कब्र खोदने चले हैं आप लोग क्या बोलते हैं? कब्र करते रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस समय में बिहार को 20 सालों में भाजपा और जदयू ने कब्रगाह बना दिया, 60,000 लोगों की हत्याएं हुई, 25,000 बलात्कार हुए, आप आज भी नफरत की कब्र खोद रहे हैं। और जब आप नफरत की कब्र खोद रहे हैं, एक तरफ वो तेजस्वी यादव है, 17 महीने में उन्होंने कब्र खोदी बेरोजगारी की, और खोद कर 5 लाख सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं। अब हमारा अगला टारगेट यही है कि बेरोजगारी की कब्र खोदी जाए, पलायन की कब्र खोदी जाए, भ्रष्टाचार की कब्र खोदी जाए, और एक नया बिहार तैयार किया जाए। ये हमारा मुद्दा है। आपका भाजपा का सिर्फ एक ही एजेंडा है। पहले एजेंडा था डिवाइड एंड रूल का, और अब एजेंडा उसमें जुड़ा है डाइवर्ट एंड रूल का। डाइवर्ट करो, राज करो, बेरोजगारी पे कोई बात मत करो। सुनिए, इस साल बिहार में चुनाव है, आपकी बातें मैं समझ सकता हूं, इतना आपको बोलना था, क्योंकि भाई चुनाव है, चुनावी साल है तो बोलना भी है और बोलना भी चाहिए, मैं उसको गलत भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं क्राइम डेटा पर नहीं जा रहा हूं। जब आप लोगों की सरकार थी और उस समय जितनी घटनाएं हुई तो क्या और किसका भूत करवा रहा था? मैं पूछूं तो डिबेट डिरेल होगा, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं कि किसके भूत में किडनैपिंग करा दिया, नहीं चाहते हैं। हम नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा आज का विषय नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पर आज चर्चा नहीं हो रही है। आप 300 साल पहले लेके औरंगजेब पर जाना चाहते हैं ना? आप 300 साल मैं तो 20 साल पहले नहीं जा रहा हूं। आप औरंगजेब पर जा रहे हैं। आप औरंगजेब पर जा रहे हैं 300 साल पहले। मैं आपको 3000 साल पहले लेकर के जाऊं। 3000 साल पहले हमारी महिलाओं पर नांगेली का स्तन टैक्स लगाया। किसने लगाया? औरंगजेब ने स्तन टैक्स लगवाया था। अरे तो भाई जब लगा तो लगा, गलत था प्रियंका जी, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी, लगा तो लगा, गलत है। और वैसे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इसका विरोध होगा। बात यह है कि आप 3000 साल पहले कोई ऐसा इतिहास नहीं है। ये लोग नए सिरे से भारत का इतिहास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये लोग आग लगाने पर तुले हैं ना, प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, अरे तो औरंगजेब के कब्र से किसको क्या लेना देना है भाई? आपने औरंगजेब के कब्र पर एक शब्द नहीं बोला। ये सालारगंज जिसने एक लड़की, सुनिए, इसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उससे शादी कर लिया, उस पर एक शब्द आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आप बिहार पर बोले, हम लोगों ने टोका नहीं है, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर आरजेडी का क्या यही स्टैंड है कि औरंगजेब के कब्र पर कुछ बोलेंगे ही नहीं? क्या सालारगंज मसूद जो है इस देश में हीरो है, जिसने इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनसे जबरन शादियां की, और उनके से वो क्या वो हीरो है आरजेडी का इस समय? नहीं, क्या वो हीरो है? ये आदमी अक्रांता पर बतिया रहा है। 3000 साल पहले जो तो आप नहीं, सवाल है कि मैं तो आरजेडी का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। आरजेडी का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। अरे सुनिए, एक मिनट, अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी रुकिए सर, रुकिए। अवधेश जी शांत होंगे, अवधेश जी शांत होंगे सर, शांत। प्रियंका जी शांत होंगे, प्रियंका जी रुकिए ना, प्रियंका जी मैडम रुकिए, सुनिए ना। आप औरंगजेब को आक्रांता बोलकर कुछ तो बोल नहीं पाई, अवधेश जी को आप आक्रांता कहने लगी। तो सर मैडम ये वाली आपका जो टीका है, आपकी मजबूरी, टीका बताइए क्या है? ये पर्सनल टिप्पणी होती है? नहीं, ये कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। अब आरपी सिंह को मैं लाता हूँ, आरपी सिंह को लाइए डिबेट में, आरपी सिंह को लाइए। मैडम रुक जाइए, मैं आपकी पॉलिटिकल मजबूरी समझ रहा हूँ। इस साल बिहार में चुनाव है, आप औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोलेंगी, ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो गई। तो इतना औरंगजेब की कब्र से नहीं लेना देना था तो मनोज झा को नहीं बोलना चाहिए था। आरपी सिंह औरंगजेब पर नहीं बोलेंगे, सालार मसूद गाजी पर नहीं बोलेंगे, अबू मोहम्मद खान पर नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा रचेंगे। आरपी सिंह रुक जाइए। आप लोगों ने
चलिए इनसे बोलिए, तेजस्वी यादव पे बोल रहे हैं जो लोगों को धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर उनकी जमीनें हड़प गया, उसकी खबर खोद दें। जहाँ अपने घर पर रंगदारी करवाते थे उनकी खबर खुदवा दें। अरे असल में सबके सब औरंगजेब के पक्षधर खड़े हो गए आपके पास आकर। वो लोग खड़े हो गए जो अपने किसी जमाने में उनके परपर दादा ने जजिया देकर अपनी जान बचाई होगी, और आज ये उनके 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 यहाँ पर लोग यहाँ खड़े हैं। शर्म करिए, कुछ ध्यान रखिए। अगर गुरु तेग बहादुर जी नहीं होते तो आज ये भारतीय नाम ना मिलता आपको, आपका नाम भी कुछ और होता। अगर छोटे साहबजादे ना होते गुरु गोविंद सिंह जी के तो ये नाम ना मिलता आपको, जो नाम लेकर घूम रहे हो आप यहाँ पर। आज ये शहादतें दी है सिखों ने, ये शमशीर की नोक के आगे लड़ाई लड़ी है सिखों ने। नहीं तो आपका नाम भी कोई खान होता, आगे आपके नाम का खान जुड़ा होता कोई ना कोई। इसलिए थोड़ी चिंता करिए, थोड़ी शर्म करिए। अच्छा, औरंगजेब के पक्ष में खड़ा जब देखते हैं, औरंगजेब के पक्ष में जब खड़ा देखते हैं तो आप देश को शर्मसार करते हैं। अच्छा, आप देश को शर्मसार करते हैं। एक मिनट अवधेश जी, आरपी सिंह एक मिनट। और नहीं, एक तो मेरी सबसे गुजारिश है कि किसी के लिए भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करिए, खास तौर पर जो इस दुनिया में उसके लिए तो बिल्कुल कोई भी अजीब नहीं, इस तरीके के शब्दों में मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर सकता हूँ। वो कोई भी हो, आरपी सिंह हो, प्रियंका भारती जी हो, कोई भी हो, मैं नहीं। प्रियंका खान होती है। ठीक है, एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट अवधेश जी रुकिए सर, आगे बढ़ने दीजिए। प्रियंका जी सुनिए ना, अरे रुकिए प्रियंका जी सुनिए। सालार मसूद गाजी को परास्त करने वाले राजा सुहेलदेव भी पिछले समाज से थे, तो नायक बनाएंगे सुहेलदेव को, राजा सुहेलदेव को। क्यों जरूरत है कि हम सालार मसूद गाजी को नायक बनाए? आखिर क्यों? मैं आपसे पूछूं, पिछड़े भी समाज में क्या राष्ट्र नायकों की कमी है क्या? रखिए ना उनको आगे, करिए ना उनकी पूजा, लेकिन एक आक्रांता की क्यों करेंगे पूजा? क्या सुहेलदेव कौन था उस समय? आकर के सरकारी नौकरी बांटेंगे, या औरंगजेब आकर के बलात्कारों को रोकेंगे, या फिर आकर के नहीं तो उसके लिए हमला करेंगे। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट रुकिए। नहीं प्रियंका भारती, एक मिनट रुकिए, प्लीज रुकिए सर, रुकिए। आप लोगों ने उस धरती को कलंकित किया है, महाराष्ट्र की धरती को, जिस महाराष्ट्र की धरती ने ईश्वर पैदा किया, बाबा साहब अंबेडकर पैदा किया। उन्होंने इंश्योर किया कि आप लोग का 3000 अच्छा रुकिए एक मिनट, एक कुछ बाइट सुनवाता हूं, उसके बाद मेहरदीन भाई आपके पास आऊंगा और नाजिया आपके पास आऊंगा। रुक जाइए प्रियंका जी, रुक जाइए ना। प्रियंका जी रुकिए। आपने कहा ना कि राजा सुहेलदेव नौकरी बांटने आएंगे क्या, तो सालार मसूद गाजी नौकरी बांटने आएगा क्या? मत करिए ना बात। औरंगजेब नौकरी बांटने आ रहा है क्या? तो मनोज झा को औरंगजेब की कब्र खोदा, देश की कब्र खोदे जैसा लग रहा है, तो नहीं बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए था कि नौकरी दो, करनी नहीं चाहिए थी बात, तुलना ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहराइच में हिंदुओं ने क्या कुछ कहा है सुनिए जरा, उसके बाद मेहरदीन आपके पास आ रहा हूं। सूर्य कुंड हुआ करता था, सूर्य मंदिर हुआ करता था, जिसको पाट कर 12वीं शताब्दी में दरगाह बनाई गई। अच्छा, पूर्व सनातन काल से अनंत काल से यहाँ मेला लग रहा सूर्य मंदिर का, उसको दरगाह का नाम दिया गया है। तो ये समाज हमारा आज आक्रांता का, लुटेरे का मान मर्दन नहीं करेगा, ठीक है? हमारा जो अपना है हम उसका सम्मान करेंगे। सूर्य कुंड था और है, और वहाँ पर आज भी जो मेला लगता है वो रविवार के दिन लगता है, और हमारे रविवार जो है सूर्य का दिन है रविवार, और उसी दिन मेला लगता है। वहाँ मतलब मसूद गाजी का कोई औचित्य ही नहीं है। हम आते हैं सूर्य की आस्था को लेकर के आते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद हमको परिवर्तित कर दिया जाता है, हमारे दिमाग हमको मजा। ठीक है तारिक खान, मुझे लग रहा है शायद आप सुन रहे होंगे, आऊंगा जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले मेहरदीन रंगरेज, औरंगजेब से आप लोग भारी नहीं कर पाए। देखिए सालार मसूद गाजी, अबू मोहम्मद खान, शहर मांग उठ रही है, क्या करेंगे आप इसका? देखिए, सरकार ने जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया लोगों के बारे में और जो मुगलों के बारे में, और जिस तरीके से आप अगर ये कहना है, अभी तारिक भाई ने भी बताया कि आप मेले की इजाजत तो सरकार का काम है और सरकार पहले से देती आई है, आप अपने लोगों पर रोक लगा दीजिए, वो ना जाए वहां पे, तो वो सफल ही नहीं होगा, तो अगली बार शायद ना हो। मगर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पूरे देश का माहौल खराब करा जा रहा है,
और ऐसा प्रोपेगेंडा मूवी जो छावा जैसी और केरला स्टोरी और कश्मीरी फाइल जैसी मूवियां लाकर इस देश का जो ताना बाना है और जो देश के जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता है उसे जो खराब करने का काम और जो नफरत की राजनीति का काम जो लगातार सरकार कर रही है, और जो सरकार के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी भाषा के औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे। अरे भैया, अगर आपको औरंगजेब की कब्र उखाड़नी है तो उखाड़ दीजिए, उससे 2 करोड़ साल एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिल जाए तो उखाड़ दो, अच्छे दिन आ सकते हो तो उखाड़ दो, महंगाई कम हो सकती हो तो उखाड़ दो, बेरोजगारी खत्म हो सकती है तो उखाड़ दो। मगर ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार इस तरीके की बोलेंगे तो नहीं, राजनीति कर रही है। वो मान लीजिए कब्र उखड़ गई तो आप कुछ बोलेंगे नहीं ना? फिर केवल सवाल यही करेगा कि नौकरी कितनी आई, बेरोजगारी कितनी गई, फिर यही सवाल करिएगा, फिर कुछ और नहीं बोलिएगा। हम तो यही सवाल कर रहे हैं, हम तो जनता को यही बताना चाहते हैं, पूछ रहा हूं ना जनता को कि अगर मान लीजिए आपने कहा ना कि औरंगजेब की कब्र उखड़ने से नौकरी मिल सकती है तो उखाड़ दो। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कल को औरंगजेब की कब्र उखड़ गई तो फिर आप कुछ और मत बोलिएगा, फिर आप सिर्फ ये पूछिएगा कि नौकरी कितनी आई, बेरोजगारी कितनी गई, देश की जीडीपी कितनी बढ़ी, किसानों का कितना बड़ा हुआ, सिर्फ यही सवाल पूछिएगा, कुछ और नहीं बोलेंगे ना इसके अलावा। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं सवाल, हम तो सरकार से सवाल मैं वही कह रहा हूं, आंख डालकर पूछते रहेंगे राकेश। अरे मेहरदीन भाई, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि मान लिया कि कल को औरंगजेब, सालार मसूद गाजी, अबू मोहम्मद खान की कब्र उखाड़ दी किसी ने, तो आप कुछ कहेंगे नहीं ना भड़काऊ बातें। आज सिर्फ इतना ही पूछेंगे ना कि अब बताओ नौकरी कितनी आई, अब बताओ बेरोजगारी कितनी खत्म हुई, अब बताओ जीडीपी कितनी बढ़ी, अब बताओ किसानों का कितना भला हुआ, अब बताओ पिछड़ा समाज कितना आगे बढ़ा। इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे ना? बोलिए, कमिट करिए देश के सामने। राकेश भाई, आप मुझे जानते हैं अच्छे से, इतने सालों से आपके हमारे संबंध है। मैंने आज तक क्या आरपीजी रुक जाइए जरा, इनका विजन क्लियर हो जाए फिर आ रहा हूं। हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, मगर जो लोग इस देश के कानून को और इस देश के संविधान को नहीं मानते वो लगातार भड़काऊ भाषण देते हैं, जिनकी वजह से दंगा फसाद, पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। अरे मेरे भाई, हमारे देश के युवा, एक मिनट सर समय दीजिए। लोगों का महंगाई पे ध्यान नहीं जा रहा। अरे मेहरदीन रुकिए भाई, आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं क्या? पैसे डूब गए उन पर। अरे रुक जाइए मेहरदीन, सवाल से भागिए नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कल को औरंगजेब, सालार मसूद गाजी, अबू मोहम्मद खान, इनकी कब्र उखड़ जाती है जो आप कह रहे हैं, तो फिर आप ये वादा करिए कि फिर आप पूछेंगे कि नौकरी कितनी मिली, फिर आप पूछेंगे किसानों का भला कितना हुआ, फिर आप पूछेंगे पिछड़ा समाज आगे कितना बढ़ा। आप कोई और भड़काऊ बातें नहीं करेंगे, ये वादा करिए देश के सामने। फिर देखिए, हम तो बिल्कुल वादा कर रहे हैं, हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते, मगर जो लोग दे रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? सरकार में बैठे हुए लोग लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान को विलन दिखाने का रूप अब इसमें कहां से भाई मुसलमानों को औरंगजेब, सालार मसूद गाजी, अबू मोहम्मद खान की बातचीत हो रही है, नाजिया इलाही, तो इसमें मुसलमानों को कहां घसीट ले आए? नहीं, इसमें नाजिया इलाही, मेहरदीन, सारे मुसलमानों को कहां घसीट लाए? मैंने बहुत सहनशीलता से सबकी बात सुनी है, और मैंने अभी औरंगजेब और मुगलों के और गाजियों के प्रेमियों का प्रेम देखा। हमारी पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक है जिनको इन मुगलों से कोई मोहब्बत नहीं है और गाजियों से भी कोई मोहब्बत नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी के और संविधान का हवाला देने वाले क्या ये बात पढ़ना और समझना भूल चुके हैं कि 1934 में रमजान का ही महीना था जब मुसलमानों ने भीमराव अंबेडकर जी को तालाब से मुसलमानों के एरिया में पानी पीने मना कर दिया था। और ये अंबेडकर जी ने खुद अपनी राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 12 पेज नंबर 684 में खुद लिखा है। तो भीमराव अंबेडकर जी के आर्टिकल का हवाला और संविधान का हवाला ऐसे लोग ना दे जो औरंगजेब की उम्मत बन चुके हैं। दूसरी बात राकेश जी आती है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनी नहीं अब तक। औरंगजेब के खबर पर तो छातियां ऐसे पीटी जा रही हैं जैसे कुछ दिनों के बाद ईद नहीं मुहर्रम आने वाला हो। अभी ईद आने वाला है पर छाती पीट मुसलमान ऐसे रहे हैं जैसे मुहर्रम का मातम कर रहे हो। लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है। अब मैं आती हूँ तीसरी बात पर राकेश जी, जिस हिसाब से मैंने सुना असदुद्दीन ओवैसी को कि वो कह रहा है कि कुरान की आयत जलाई गई जो बहुत ही फेक प्रोपेगेंडा है, पर उसी कुरान में 250 बार हिंदुओं को काफिर कहा गया है, 134 बार सारे हिंदुओं को काफिरून कहा गया है और 37 बार आप लोगों को बुत परस्त कहा गया है जो अल्लाह और उसके नबी पर
बिलीव नहीं करते, तो मैंने तो नहीं देखा। 33 साल मेरी उम्र है, मैंने तो नहीं देखा कि कोई हिंदू चला गया पेट्रोल बम लेकर के, नाजिया, कोई हिंदू चला नाजिया, गया किसी को मारने। नाजिया, प्रियंका जी आपसे कुछ कह रही है, सुनिए जरा, फिर रिप्लाई करिए। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि पूरी तरह से आप पागल हो चुकी हैं, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। आप चेहरा चमका करके यहाँ पे बैठ रही हो, इस तरह की बातें कर रही हो, औरंगजेब पर जा रही है, क्योंकि आपका पेट भरा है। आपको नौकरी मिली हुई है, जिसको नौकरी नहीं मिली हुई है, सड़क पर जो छात्र बीपीएससी का पेपर लीक होने से मार खा रहा है, उसको दिक्कत है। उसको इस बात से दिक्कत है कि आखिर 300 साल पहले जा करके, अब भूतकाल में जा करके आप उसके वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हैं? आप उसके वर्तमान को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार में तो जुमलेबाजी करते हैं। सारा पैसा गया है बिहार का उनके मखाना को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बिहारियों को तो कुछ नहीं मिला। हमको ना नौकरी मिला, ना रोजगार मिला, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, ना मेरे पास टेक्सटाइल पार्क है। हम बात औरंगजेब की करें, जिसका पेट भरा हुआ है ना, वो लबर लबर बतियाएगा, वो बोलेगा। जिसका पेट भरा वो औरंगजेब ही बोलेगा, लेकिन जिसका पेट नहीं भरा वो रोजगार रोटी मांगेगा। भूखे पेट भजन हो ही ना गोपाला, ना भजन होगा जब तक पेट नहीं भरेगा। आपको नहीं समझ आएगा, आपको नहीं समझ आएगा। लालू जी इसीलिए कहते थे हम्प्टी डम्प्टी महिलाओं को नहीं समझ में आएगा, जिनका पेट भरा हुआ है, जो सोशली वेल टू डू है, कल्चरली वेल टू डू है, आप प्रिविलेज्ड है। आपको नहीं समझ आएगा। यू हैव द प्रिविलेज व्हिच वी हैव लैक्ड सिंस जनरेशन एंड इट्स यू पीपल। आप लोगों ने हमें हमारे साथ दोहन किया। एक मिनट नाजिया, 1 मिनट समय दीजिए, आता हूं। नाजिया 1 मिनट समय दीजिए, आता हूं। आपने पेट भरने की बात कही प्रियंका जी, मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूं। एक तो मनोज झा जी ने कहा, आपने कहा ना कि पेट भरा रहेगा, औरंगजेब की बात नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र खोदना देश की कब्र खोदने जैसा है, तो उनका पेट नहीं भरा था क्या औरंगजेब की बात नहीं कराया? दूसरी बात, और आप ही की भाषा में जब कहा यह गया पुलिस वाले से ठुमका लगाओ, तो वो पेट भरा था खाली था, क्या था? दोनों बातों पर बताइए। और जिस समय में नरेंद्र मोदी जी बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे कि बलात्कारी को वोट दो, तो मोदी की बाजुएं मजबूत। आप मोदी जी को कोसिएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी इन 2 बातों का जवाब दे दीजिए। नहीं, आप मोदी जी को कोसिएगा, उनको डिफेंड करना है नहीं करना है, आरपी सिंह बैठकर देखेंगे। मेरी इन 2 बातों का जवाब दीजिए। महिलाओं को दीदी कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे वो? नहीं, प्रियंका जी मैं कह रहा हूं ना, आप प्रधानमंत्री मोदी को कोसिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। आरपी सिंह को मन होगा डिफेंड करेंगे, कैसे करना होगा वो देखेंगे, लेकिन मुझे पहले मनोज झा तेज प्रताप पर बोलिए। मतलब आप राकेश पांडे जी ये बात मानते हैं कि वो इस बात को भी डिफेंड? मैं नहीं जा रहा हूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका जी नहीं, वो डिफेंड करे ना, मेरा काम किसी नेता को किसी को डिफेंड करना थोड़ा नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने कहा औरंगजेब की जो बात करेगा वो गलत है और पेट उसका भरा है, तो मनोज झा का पेट क्या भरा हुआ है? मैं बताती हूँ, मनोज झा जी ये बोले क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर आप इन सब फालतू नहीं, तो क्यों औरंगजेब की बात करें? नहीं, तो उन्होंने कहा है प्रियंका जी कि औरंगजेब की कब्र खोदना मतलब देश की कब्र खोदना है। वो कहता कि नौकरी दो, वो कहता कि नौकरी दो, नौकरी के अलावा औरंगजेब की बात उन्होंने क्यों की? जब आप नौकरी पर चर्चा ही नहीं कीजिएगा, उसको मुद्दा ही नहीं बनाइएगा, इन डिबेट्स का पिछले अरे तो ये भी हो सकता था प्रियंका जी, औरंगजेब की चर्चा नहीं, पिछले 7 से 8 दिनों से ना नौकरी की बात हुई, ना बेरोजगारी की बात हुई, ना पेपर लीक की बात हुई, ना भ्रष्टाचार की बात हुई, सुनिए ना, पुलिस को तो गोली उसका ये भी तरीका प्रियंका जी, ठीक है, उसका ये भी तरीका हो सकता था मैडम कि, और नहीं, उसका ये भी तरीका हो सकता था जो मेहरदीन ने अभी कहा, और उसका तरीका ये हो सकता था कि उसका तरीका ये हो सकता था जो मेहरदीन ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को रखना है रखो, उखाड़ना है उखाड़ो, फेंको, जो माना है वो करो, लेकिन नौकरी दे दो। ये भी तरीका हो सकता था, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि औरंगजेब की कब्र खोदना मतलब देश की कब्र खोदना। तो क्या मनोज झा जी का पेट भरा हुआ है आपकी भाषा में? मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, मैं ये कह रही हूँ कि जब मनोज झा जी ये बोल रहे थे तो उनका कहने का तात्पर्य पूरी तरह से यही था। बिल्कुल पूरी तरह से उनका अर्थ यही था कि आप औरंगजेब पर बात करते हैं, लेकिन बिहार में पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी का छात्र आज भी मार खा रहा है, उसमें बात नहीं करें तो देश अब बर्बाद। नहीं, मनोज झा जी का तात्पर्य तो तात्पर्य वाली बात कहनी चाहिए थी, फिर तो सब बातें किसी की जुबान से निकल जाती है, कुछ भी कहें। बेरोजगारी को नजरअंदाज करके देश की कब्र ही खोद रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व है। बिहार चुनाव आने दीजिए, धरती 150 करोड़ रुपए के बंगले से पेट भरा नहीं भरा, दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ के बंगले से पेट भरा नहीं भरा, 150 करोड़ का बंगला, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, आरपी सिंह 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, आप काउंटर करिएगा। नहीं, रुक जाइए, रुकिए प्रियंका जी सुनिए ना, आप मनोज झा जी पर सवाल पूछा कि उन्होंने औरंगजेब का नाम क्यों लिया, तो आप तात्पर्य समझाने लगी।
तेज प्रताप तक आप पहुंची नहीं कि पुलिस वाले को ठुमके क्यों लगवाया भाई? मैं बता रही हूँ, ठीक है। और नहीं और आप तो बहुत डेटा लेकर आएंगे, मैं नहीं आया हूँ डेटा लेकर। जरा लालू जी के समय कितनी बेरोजगारी और रोजगार का क्या डेटा था वो भी रख दीजिए देश के सामने। चलिए, चिराग पासवान जी को अगर कोई जानता है इस देश अरे लालू जी के समय का कौन उनके बगल में ठुमका लगा रहा था और किस अश्लील गानों पर ठुमका लगाए जा रहे थे। अब रही लालू जी की बात, तो क्योंकि अगल बगल में जितने खड़े लोग हैं सब एक समुदाय विशेष के लोग हैं, फिर आप समुदाय पर क्यों जा रही हैं? आप समझ नहीं, छिपिए नहीं सवाल से प्रियंका जी, सवाल से मत छिपिए, एस्केप रूट मत तलाशिए। आज भी नीति आयोग का डेटा है, आज भी एजुकेशन विभाग का डेटा है तो ठीक है, सबसे ज्यादा छात्र ड्रॉप आउट रेट अभी नीतीश जी और भाजपा के शासनकाल में सबसे बड़ा ड्रॉप आउट तो तेजस्वी यादव है। शासनकाल से पहले अभी इस पर भी आऊंगा, नहीं इस पर भी आऊंगा, और ये मैं क्रॉस वेरीफाई के लिए अवधेश जी यहाँ पर है। नहीं प्रियंका जी, आप एस्केप रूट तलाश रही हैं। मनोज झा जी पर सवाल पूछा कि औरंगजेब का नाम लिया तो उनका पेट भरा हुआ था क्या, तो आप तात्पर्य समझाने लगी। तेज प्रताप ने पुलिस वाले को क्यों कह दिया कि ना चलो भाई पेट भरा हुआ था, तो आप एस्केप रूट तलाशने लगी। लालू जी के समय बेरोजगारी रोजगार का क्या डेटा था, तो आप एस्केप रूट तलाशने लगी। तो प्रियंका जी ऐसे नहीं होता है, समुदायों के पीछे जाकर छिपिए नहीं, फैक्ट पर बातचीत होती है, फैक्ट पर बात करिए। चिल्लाने से या फिर एस्केप रूट तलाशने से आदमी एक्सपोज हो जाता है। खैर आरपी सिंह, किस पुलिस वाले को गोली मारी गई? ठीक है ना, अररिया में किस पुलिस वाले? ठीक, अरे किसी भी राज्य में पुलिस वाले को मारा जाए, किसी के खिलाफ अन्याय क्राइम हो, गलत है। आरपी सिंह रिप्लाई करिए, फिर अवधेश जी आ रहा हूँ इसी सवाल के साथ आपके पास। आरपी सिंह, मेरी बात का ये जवाब नहीं दे पाई। फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर 150 करोड़ रुपए का बंगला किसका पेट भरा? 150 करोड़ का 4 मंजिल का बंगला कम से कम होगा, वो किसका पेट भरा? बता दीजिए। किस किस गरीब आदमी की जमीन हथियारी आपने नौकरी के एवज में किसका पेट भरा? कौन सी गाय का चारा खा गए, किसका पेट भरा? बता दीजिए जरा, वो किसका पेट भरा? लालू जी का भरा, तेजस्वी का भरा, तेज प्रताप का भरा, मीसा जी का भरा, किसका भरा पेट? क्या बता दिया किस किसका पेट भरा आपने? सर पेट तो आप भरते आए हो अपना, और लोगों को बेवकूफ बनाते आए हो, और आज फिर आप जानकर सियासतपूर्ण बयान देते हो। आप औरंगजेब को डिफेंड करने में लगे हो, आप औरंगजेब के पक्ष में खड़े हो, इसलिए क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। आप अपने यहाँ एक एम्बाई फैक्ट्री चलाने जाते हो जो कि चलने वाला नहीं है। आज मुसलमान भी कोई औरंगजेब के साथ नहीं खड़ा। हाँ, आप जैसे जो कन्वर्ट हुए थे या बच के कन्वर्ट होने से वो जरूर खड़े औरंगजेब के साथ आज। ठीक है अवधेश जी, मैं अवधेश जी को लाता हूँ, रुक जाइए अवधेश जी, शायद सीख लेंगे। नहीं रुकिए अवधेश जी, औरंगजेब का भूत लेकर आइए, फिर औरंगजेब का नाम लिया तो पेट भरा तक था क्या? आपको लगता नहीं कि आज प्रियंका जी एस्केप रूट तलाश रही है? नहीं कोई चारा नहीं है। नहीं, एक सेकंड, लालू जी सांसद बनने के पहले और जब लड़ाई में थे तो अपने भाई के साथ, जो वेटनरी कॉलेज है उसमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसके साथ रहते थे। लालू जी ने क्या बिजनेस किया है जो आज अरबों की संपत्ति के मालिक है? तेजस्वी जी की उम्र कितनी थी जब वो 100 करोड़ के संपत्ति के मालिक हो गए? ये पिछड़े कहलाते हैं ये लोग। नहीं, इसका उत्तर दीजिए ना। तेज प्रताप जी का क्या बिजनेस है? नहीं तेज प्रताप जी को नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। आपने सवाल छेड़ा, तेज प्रताप जी का क्या बिजनेस है? राबड़ी देवी जी ने क्या बिजनेस की है? कितनी संपत्ति के मालिक हो गए भाई? हम लोग उसी बिहार में हम क्यों नहीं हुए हैं? कपड़ा पहन लिए इसलिए संपत्ति। अगर ये पिछड़े के नाम पर यही होने वाला है तो फिर तो बहुत अच्छा पिछड़ावाद है भाई। आपने जो है अपने नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया और आज कह रहे आपको सजा दे दी। न्यायालय ने लालू जी को सजा दी है भ्रष्टाचार में, उनको सजा मिली हुई है, वो जेल से है, जमानत पर है, ये ध्यान रखिए। ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, एक मिनट अवधेश जी, प्रियंका जी सुनिए ना। अगर अवधेश जी ने कुछ कहा, मैंने सवाल पूछा तो फैक्ट के साथ बोलना था ना। इधर उधर क्यों जा रही हैं? नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से नहीं होता है। बात कर रही है तो देखो, नहीं इस तरीके से नहीं होता है। स्कॉलरशिप किसने बढ़ाई? नहीं फिर भाई बिहार में तर्कों की बातचीत करिए, कुतर्कों की नहीं, कुतर्कों की बात नहीं। इसे गांव की भाषा में आप चली जाएंगी तो गाल बजाना कहते हैं। प्रियंका जी, गांव की भाषा में इससे गाल बजाना कहते हैं। ठीक है, नाजिया आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर उसके बाद सीधे तारिक भाई आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है नाजिया आप कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर तारिक भाई आ रहा हूँ। के माध्यम से मुझे ये पता चल गया कि हमारे भारत के जो मुसलमान हैं उसमें से चंद मुसलमान रसूल की उम्मत नहीं है, मुगलों की उम्मत है। दूसरी चीज जो पैटर्न
सीरीज ऑफ पैटर्न देखा जा रहा है। संभल में देखा गया, बहराइच में देखा गया, बर्नपुर में कल हमने देखा, कोलकाता में हम देख रहे हैं, नागपुर में देख रहे हैं, कश्मीर में जो हमने देखा, ये सारा पैटर्न जो है वो दारुल हर्ब का पैटर्न है। दारुल हर्ब करके भारत को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की जा रही है और इसकी पूरी फंडिंग कहीं ना कहीं शाहीन बाग वाला है, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली फंडिंग है। और ये लोग मुसलमानों के वोट के लालच में मुसलमानों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। ठीक है नाजिया। अब तारिक भाई पूरा सवाल ठीक है, 30 सेकंड तारिक भाई आपको भी देता हूं। सवाल सिर्फ एक लाइन का था शुरुआत में डिबेट में कि भाई जो मुगल आक्रांता प्रेमी हैं उनको देशद्रोही कह दिया जाए तो दिक्कत क्या है। एक लाइन का जवाब था, कह दो भाई, हमें कौन सा लेने देना है, वो थे भी चले भी गए, खत्म हो जाती कहानी। आप इतना जस्टिफिकेशन, इतनी बातचीत, प्रियंका जी भूत लेकर आ रही है, पता नहीं क्या क्या नहीं हो गया डिबेट में। एक लाइन का था, कहो देशद्रोही, हटाओ, कहानी खत्म करो, नौकरी की बातचीत करो। वाले तो सबसे बड़े तारिक भाई बोलिए। हो गए ना, क्योंकि उन लोग प्रियंका जी रुकिए। अगर मुझे 2 घंटा भी बैठाला जाएगा तो मैं सबको सुनूंगा। बाबा साहब का जिक्र किया गया। बाबा साहब ने पार्टीशन ऑफ इंडिया बुक में पेज नंबर 355 पे क्या लिखा कि अगर हिंदुत्व भारत की धारणा बनेगा तो वो भारत की सबसे बड़ी विपत्ति होगी। लिखा बाबा साहब ने, लेकिन उसको नहीं माना जाएगा। और अगर बाबा साहब ने बाबा साहब ने वो किताब मैंने पढ़ी है भाई, उस किताब मैंने पढ़ी है। बाबा साहब ने बाबा साहब अरे भाई उस किताब को मैंने सुनिए आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब वक्त इतना ही है, किताब में लिखा। ठीक है, वक्त इतना ही है। ये चर्चा नहीं, ये चर्चा बहुत दूर तक जाएगी। प्रियंका जी फिर मिलेंगे बिहार चुनाव इस साल, आपसे तो बहुत मुलाकात होती रहेगी। तारिक भाई आपसे भी मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि 27 का माहौल तो आप अभी से बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बात थी भाई, ये आक्रांता को हटाओ ना, मुद्दों की बातचीत करो। आप हटाने के लिए नहीं तैयार है।